हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो देखिएगा, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का सिलेबस, जिसमें सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्योंकि देखो, फिजिकल के चैप्टर तो अपन के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर बचे हुए हैं। जैसे डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक को अपन बात करें तो डी ब्लॉक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अपन को पीरियोडिक टेबल का आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं, ये आप आवर्त सारणी में यदि इनकी पोजीशन देखोगे तो ये मिड में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मिड में प्रेजेंट होते हैं। इनके राइट हैंड साइड पे तो पी ब्लॉक होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन होता है? एस ब्लॉक होता है। इसलिए जब आप देखोगे इनके पोजीशन को देखोगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। और फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं, इसलिए जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो अपन लिखते हैं n-1। अर्थात जब 3D सीरीज बोलोगे ना तो n-1 का मतलब हो गया 4-1 करोगे तो 3D सीरीज, 5-1 करोगे तो 4D सीरीज, और 6-1 करोगे तो 5D सीरीज। इस तरीके से इनका नामकरण अपन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अपन स्टार्ट करेंगे इसको। और ये पूरा पीपीटी फॉर्म है अपने पास, तो पीपीटी फॉर्म में अपने को एक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता कि अपन को कंटेंट मिल जाता है और प्रॉपर समझ में आ जाता है। टाइम बचता है, जो लिखा है वही याद करना है। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन का अप्रोच रहता है, एक तो रहता है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एनएसआर पोटेंशियल क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछे जाते हैं। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो रहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हर बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। एफ ब्लॉक में तो हर बार कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप, वहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ही क्वेश्चन मिलता है। अब देखिएगा, ये जो सब्जेक्ट में तो आप समझते हो केमिस्ट्री है सब्जेक्ट में तो केमिस्ट्री है। इसके बाद में लिखा हुआ है क्लास 12 जेई। तो देखो भैया, ये 12 जेई के लिए भी है, नीट के लिए भी है, बोर्ड क्लास के लिए भी है। बोर्ड क्लास और बोर्ड क्लास के साथ में यदि आप आरपीएससी ग्रेड 1 का एग्जाम दे रहे हो, आरपीएससी ग्रेड 1 और आरपीएससी ग्रेड 2 दोनों के लिए ही उपयोगी है। इसके बाद में चैप्टर का नाम रहेगा डी एंड एफ ब्लॉक। और हर बार बोर्ड एग्जाम ले लो या कोई सा भी एग्जाम ले लो, 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे जाते हैं, एक तो डी से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है एफ ब्लॉक से। आगे बात समझ में? तो यदि अपन बात करें जेई मेंस की, तो जेई मेंस ले लो या नीट ले लो, यहाँ तो इसका जो वेटेज रहता है 8 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है? 8 मार्क्स का। आरपीएससी ग्रेड 1 ले लो और ग्रेड 2 ले लो, यहाँ इसका वेटेज 2-4 क्वेश्चन के करीब रहता है, तो यहाँ भी ये 10 मार्क्स तक चला जाता है मैक्सिमम, 10 मार्क्स। ठीक है। और यदि बोर्ड की बात करूं मैं, तो बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स के करीब आ जाते हैं। आगे बात समझ में? तो अच्छा खासा वेटेज है इसका, सभी में ये वेटेज रखता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, अपने को समझना है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में सबसे पहले आप समझो, चैप्टर तो अपन स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन अपने को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समझना है कि अपन किस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो देखो, ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर होती हैं ऑर्बिट। क्या होती हैं? ऑर्बिट बोलो या सेल बोलो, या फिर आप ये क्या होती है? ऑर्बिट। ठीक है। अब इनके नाम होते हैं, यहाँ इसको बोलते हैं के सेल, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम, और कोई भी होगी तो उसे एन बोल देंगे। आगे बात समझ में? अब जो अपन को बाहरी दिख रहा है, जो बाहर वाली ऑर्बिट दिख रही है, बाहर वाली जो ऑर्बिट दिख रही है, इसको बोलते हैं अपन बैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल का ही नाम होता है अल्टीमेट सेल। क्या होता है जी? अल्टीमेट सेल। ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड दिख रहा है, इसे बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल। और इसके जो अंदर दिख रहा है, इसे बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। एंटी पेनल्टीमेट सेल, इसका नाम क्या हो गया? एंटी पेनल्टीमेट सेल। अब देखो, यदि अपन साइज की बात करें, किसकी बात करें? साइज की बात करें, तो देखो ये ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास में, ये ऑर्बिट थोड़ा दूर है और ये ऑर्बिट और दूर है। तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ ज्यादा लगेगा, यहाँ थोड़ा कम लगेगा, यहाँ सबसे कम लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ प्रेजेंट है तो इसको निकालना आसान होता है। यदि यहाँ होगा तो अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी
और यहाँ होगा तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसी के आधार पर अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर निकालते हैं। ये अपन देखते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स कितना ज्यादा लग रहा है, इसी के आधार पर अपन ऑर्डर निकालते हैं। आगे बात समझ में जी। इसके बाद में यदि मैं बात करूं कि आपको जो भी साइज होता है, साइज डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। किस पर डिपेंड करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसे ही बोलते हैं अपन बच्चों जेड इफेक्टिव। क्या कहा जाता है जिसका नाम है जेड इफेक्टिव। ये एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो साइज को छोटा करता है, ये याद रखना है आपको, ये अट्रैक्शन फोर्स है। तो इसके यदि फॉर्मूले की बात करूं मैं, तो जेड इफेक्टिव इक्वल होता है जेड माइनस सिग्मा के लिए, इसके बराबर होगा। अब बताओ, देखो सिग्मा को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ये शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब देखो जो सिग्मा की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सिग्मा, यदि मैं बात करूं वैल्यू ऑफ सिग्मा, सबसे ज्यादा एच के लिए, उससे कम पी, उसके बाद डी, उसके लिए एफ। आगे बात समझ में। अब देखो जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव इक्वल टू होगा जेड माइनस सिग्मा, इसके बराबर होता है। अब देखो यदि सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होगी, यदि सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बताओ जेड इफेक्टिव कम होगा, जेड इफेक्टिव लेस हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा बढ़ेगा तो जेड में से कम होगा, और जेड में से कम होगा तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। और यदि सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज हो जाए बच्चों, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। बस ये तो समझते हैं अपन। अब देखो जब आप ऐसा करोगे कि सबसे ज्यादा सिग्मा की वैल्यू किसके लिए? एस के लिए, उससे कम पी के लिए, उससे कम डी के लिए, उससे कम एफ के लिए। तो जब एफ के लिए यदि मैं बात करूं, एफ डी के लिए, तो डी के लिए यदि मैं बात करूंगा तो डी के लिए यदि कम होगी ये वैल्यू, तो ये बताओ जेड इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो साइज में डिक्रीमेंट मिलेगा अपने को। साइज में क्या मिलेगा? डिक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन यदि सिग्मा की वैल्यू कहीं बढ़ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वहां साइज अपने को बड़ा दिखेगा। ये बात आपको समझनी है। इसके बाद में एफ के लिए तो मिनिमम होती है, जब सिग्मा की वैल्यू कम होगी, सिग्मा की वैल्यू कम होगी तो ये ज्यादा होगा। तो जब आप एफ ब्लॉक में बात करोगे, एफ ब्लॉक में बात करोगे, तो जब 4F की बात करेंगे तो बताओ एफ के लिए तो सिग्मा की वैल्यू कम है, तो वहां अपने को मिलेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि साइज में यदि लेंथेनॉइड सीरीज में साइज कम हो रहा है तो उसे बोलेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और यदि 5F में दिखेगा तो उसे बोलेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। ये बात मैंने आपको बता दी है, ये समझ जाना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बात की थी अपन ने जी? सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो भारी कक्षक होता है उसे संयोजी कोश कहते हैं। उसके बाद में उपांत, अंत्योपांत, इस तरीके से नाम होते हैं, तो इंग्लिश में याद कर लो, बैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल और एंटी पेनल्टीमेट सेल। आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं चैप्टर की, तो देखिएगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे जी? इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो देखो द डी एंड एफ ब्लॉक, द डी एंड एफ ब्लॉक, the D and F block elements are less known as compared to other elements periodic table, but still they have huge applications। यदि मैं बात करूं तो आप देखोगे जैसे पीरियोडिक टेबल की यदि मैं बात करूं तो पीरियोडिक टेबल देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल इस तरीके से होती है, ठीक है जी। अब यहां होती है डी ब्लॉक, यहां कौन सा होता है? डी ब्लॉक होता है। तो जो ये एलिमेंट है ना, ये नेचर में बहुत कम मिलते हैं, नेचर में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब इनके एप्लीकेशंस की बात करोगे ना तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन डी ब्लॉक के ही है। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा तो क्या है
क्योंकि सबसे ज्यादा तो एक तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये ज्यादातर तो यूज होते हैं कैटलिस्ट के रूप में। ये हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और इनमें चमक मिलती है, ब्राइटनेस, तो ये सभी के लिए काम में आते हैं। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, ये मिलते तो बहुत कम है, लेकिन यदि इनके एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखिएगा, लाइक आयरन इज ब्रॉडली यूज इन ए डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। यदि इंडस्ट्री को बढ़ाया है तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किसका हुआ है बताओ? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आयरन का। इसे डिनोट करते हैं एफी से। किसे डिनोट करते हैं जी? एफी से। टाइटेनियम इज यूज एज ए पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ एयरशिप एंड स्पेसशिप। जितने भी शिप वगैरह बन रहे हैं उसमें कौन सा यूज होता है? टाइटेनियम का यूज होता है। इसके बाद में टंगस्टन कम्स इनटू यूज ऑफ मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फाइबर्स। जितने भी आप बल्ब वगैरह देखते हो ना, उसमें जो टंगस्टन है, टंगस्टन के क्या बने होते हैं? तंतु बने होते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनका बहुत ही नेचर में उपयोग है। बाकी इनकी जो संख्या है वो तो कम है, लेकिन यदि एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन किसके मिलते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के मिलते हैं। ये इंट्रोडक्शन आपकी एनसीईआरटी में दे रखा था, जो अपने को क्या है, आना चाहिए। आगे बात समझ में जी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, क्योंकि देखो पेपर में छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। आपको पूछ लेगा आयरन का यूज किसमें करते हैं, तो देखो आयरन का यूज एफी का यूज करते हैं इंडस्ट्री में। किसमें करते हैं जी? इंडस्ट्री में करते हैं। इसके बाद पूछ लेगा टाइटेनियम, टाइटेनियम का यूज किसमें करते हैं? टाइटेनियम, टाइटेनियम का यूज किसमें करते हैं बताओ? टाइटेनियम का यूज करते हैं एयरशिप, एयरशिप एंड स्पेसशिप पे करते हैं। इसके बाद में टंगस्टन, टंगस्टन का यूज किसमें करते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फाइबर्स। किसमें करते हैं? इलेक्ट्रिक फाइबर्स में अपन यूज करते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है, इस पीपीटी में जो कंटेंट पढ़ना है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। अपन 4 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। वैसे तो काफी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन अपन इस पीपीटी के अंदर 4 ही जो आपको दे रखी है इन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इससे आगे अपन और बातें करेंगे। अर्थात ये चैप्टर आपका 3-4 दिन चलने वाला है। तो आज जो अपन बात करेंगे, मेनली अपन बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और फिजिकल प्रॉपर्टीज को अपन क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो देखो, ऐसे एलिमेंट जिनका D1 से D9 कन्फिगरेशन होता है, D1 से D9 कन्फिगरेशन होगा, उन्हें बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये कब कब होना चाहिए, तो देखो या तो ये ग्राउंड स्टेट में हो, या तो ये ग्राउंड स्टेट में हो, या फिर उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। क्या हो? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। यदि D1 से D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो वो सारा एलिमेंट किसमें आएंगे बताओ? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये लिखा हुआ है, ए ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट और इन एनी वन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। उसे क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद में देखो आपको दे रखा है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ऑफ ग्रुप 12 have full D10 configuration, so their ground state as well as in their common oxidation state and hence are not regarded as transition elements। अर्थात जो D1 से D9 कन्फिगरेशन रखेंगे वही ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स अब में अपन नहीं रख सकते, क्योंकि यदि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देखोगे तो इनकी यदि ग्राउंड स्टेट लगा लो या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लगा लो, सभी में D10 कन्फिगरेशन है, और D10 कन्फिगरेशन मतलब फुली फिल्ड है, और फुली फिल्ड हो गया तो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में इनको नहीं रख सकते अपन। आगे बात समझ में जी, बोलो। तो ये बात आपको समझनी है। तो आपको क्या समझे आप, कि आपको पेपर आता है, पेपर में पूछता है वो कि जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी ग्राउंड स्टेट या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में
D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके कारण इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रख सकते, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट कह रहा है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज। तो देखो, यदि जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 ns 0 से 2। अब आप कहोगे सर ये क्यों लिखा है आपने, तो बच्चों याद रखना, वैसे तो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, ये तो देखो जो आप ऑथेंटिक बुक पढ़ोगे ना, बुक में तो ये दे रखा होगा, लेकिन यदि एनसीईआरटी की बात करोगे तो एनसीईआरटी कहती है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ये सारे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कहती है एनसीईआरटी। तो देखो ज्यादातर में तो यही आता है, लेकिन यदि ये क्यों लिखा है मैंने, जब आप पैलेडियम को देखोगे तो वहां 5s0 होता है। क्या होता है? 5s0 होता है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन भी सही हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में अब देखो द लास्ट इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू डी ऑर्बिटल। इसके बाद में क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम हैज एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d5ns1 ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। क्रोमियम 3d5 4s1, कॉपर 3d10 4s1 और मोलिब्डेनम 4d5 4s1। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने हैं। कैसे रखने हैं ये मैं आपको बताता हूं, एक बार समझो इस चीज को। देखो जी, यदि मैं बात करूं क्रोमियम की यदि बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d4 5s2 3d4 4s2। एक बार मैं ये मान लेता हूं केस नंबर 1। ऐसे क्या बोलेंगे? केस नंबर 1। आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों करते हैं अपन, तो आप समझो, जब आप क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आए होंगे तो वहां अपन ने देखा कि फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे ज्यादा फुली फिल्ड, उसके बाद हाफ फिल्ड, उसके बाद में आता है नंबर वैकेंट का। लेकिन होता कैसे है उसकी अपन बात करने वाले। तो देखो वहां एक टर्म यूज करते हैं अपन, एक्सचेंज एनर्जी। क्या यूज करते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी के लिए अपने को यहां डायग्राम बनाना पड़ेगा। अपन यहां बात करेंगे एक्सचेंज एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? एक्सचेंज एनर्जी की। एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है उस बात को आप समझ जाएंगे यहां। देखो देखिएगा, अगर अपन बात करें एक्सचेंज एनर्जी की बात करें तो देखो यहां है 3d4। क्या है? 3d4। और यह है डी सबसेल। क्या है? डी सबसेल। ये भी डी सबसेल है और ये भी क्या है? डी सबसेल है। और डी सबसेल होती है 5। कितनी होती हैं? 5। 1 2 3 4 5। अर्थात यदि अपन बात करें डी सबसेल, आप जानते होंगे डी सबसेल के बारे में।
डी सबसेल क्या होती है? डी सबसेल होते हैं डी एक्स वाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये होता है। इसके लिए यदि मैं एम एल की बात करूं, एम एल की वैल्यू होती है 0, ये बात आप जानते होंगे। बाकी होती है -2, -1, +1, +2। ये बात अपन को एक्सचेंज एनर्जी समझनी है। क्या समझनी है जी? एक्सचेंज एनर्जी समझनी है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4। यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 ही, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अपन समझेंगे कि एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है। एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है? देखो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक बार यहां जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके एक बार यहां एक्सचेंज हो सकता है, एक बार ये इलेक्ट्रॉन यहां एक्सचेंज हो सकता है और एक बार ये इलेक्ट्रॉन यहां एक्सचेंज हो सकता है। तो बोलो एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो गई बताओ? 3 एक्सचेंज बाई इलेक्ट्रॉन 1। एक इलेक्ट्रॉन कितनी बार एक्सचेंज हो सकता है? 3 बार एक्सचेंज हो सकता है। इसके बाद में यदि मेरे को ये देखना है, ये इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है एक्सचेंज, ये इलेक्ट्रॉन यहां एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है? तो यहां क्या लिखेंगे? 2 एक्सचेंज बाया इलेक्ट्रॉन 2। 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ये कितनी बार एक्सचेंज हो सकता है? 2 बार। इसके बाद में इसकी बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन कितनी बार एक्सचेंज हो सकता है? 1 बार, 3rd नंबर का। तो 1 एक्सचेंज बाया इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ओनली कितनी बार एक्सचेंज हो सकता है? 1 बार एक्सचेंज हो सकता है। यदि मैं बोलूं टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी है यहां, टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितना है, टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितना है, इसकी बात करें तो देखो ये इलेक्ट्रॉन कितनी बार हो रहा है? फर्स्ट वाला 3 बार, ये कितनी बार हो रहा है? 2 बार, ये कितनी बार हो रहा है? 1 बार। तो यहां एक्सचेंज एनर्जी की जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है? मैक्सिमम 6। ये मैंने बोला केस नंबर 1। अब मैं बात करता हूं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में मैंने माना कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा आर्गन 3d5 4s1। यही क्यों आया इसको मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से ही ये काम होता है। तो देखो अब दोबारा पर बात करेंगे, दोबारा देखिएगा। दोबारा अपन बात करेंगे, अब देखो ये भी 5 होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझो अब मैंने 3d5 लिया है, क्या लिया है? 3d5। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरीके से अपन डी सब सेल में क्या भर देंगे, इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ये सारे क्या हैं, डी सब सेल है। अब अपन बात करेंगे एक्सचेंज एनर्जी की। किसकी बात करेंगे जी, एक्सचेंज एनर्जी की। इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ये यहां भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसमें एक्सचेंज कितने बताओ, 4 एक्सचेंज हो रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, एक्सचेंज करके यहां सकता है, एक्सचेंज करके यहां सकता है, एक्सचेंज करके यहां सकता है। बोलो सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज कर रहा है, 3 एक्सचेंज कर रहा है। थर्ड देखोगे, एक एक्सचेंज ये कर सकता, एक एक्सचेंज ये कर सकता है। थर्ड इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज कर रहा है, 2 एक्सचेंज कर रहा है। इसके बाद में फोर्थ को देखो, एक एक्सचेंज कर रहा है। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है इसमें एक्सचेंज कितना दिख रहा है, 1 एक्सचेंज दिख रहा है आपको। आगे बात समझ में जी। अब देखो, अगर मैं टोटल एक्सचेंज एनर्जी की बात करूंगा, टोटल एक्सचेंज एनर्जी की बात करूंगा तो 4 3 2 1, 4 और 3 7 और 2 10 आ रहा है इसमें। टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी है, 10। इधर एक्सचेंज एनर्जी कितनी थी, 6। अब बताओ, जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो वहां दे रखा है जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू होगी उस एटम की या उस पर्टिकुलर एलिमेंट की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए यदि आप बात करोगे तो एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू फुली फिल्ड के लिए सबसे ज्यादा आती है, हाफ फील्ड के लिए उससे कम आती है, और बैक एंड के लिए सबसे कम आती है। तो आप देखोगे ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो बना रखा है इसका रीजन ओनली ऑन एक ही रीजन है, इसकी एक्सचेंज एनर्जी। जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी बढ़ती जाएगी उसके एक्सचेंज एनर्जी के बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लास 12 एक बॉक्स बना रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन तो क्या है इसका करेक्ट है, लेकिन ये कन्फिगरेशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसलिए याद रखोगे आप, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए बोलेगा तो कॉपर और क्रोमियम का ही पेपर में पूछता है ज्यादातर। तो याद रख लेना, एक तो फुली फिल्ड की वजह से और एक हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन की वजह से स्टेबल कन्फिगरेशन रखते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे टोटल एक्सेप्शंस। जितने भी एक्सेप्शन दे रखे हैं उनकी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले दे रखा है एजी। एजी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो क्रिप्टन 49 5s2। अब देखो ये 49 है तो 49 क्या है, रॉन्ग हो जाता है। 49 नहीं होता, 5 इसमें होता है 4d10। क्या होता है जी, 4d10 5s1। आगे बात समझ में। तो ये वाला करेक्ट हो गया और ये वाला रॉन्ग हो गया। इसके बाद देखो एयू का, एयू में जीनोन 4f14 5d9 6s2। तो 5d9 का इनकरेक्ट हो गया और इसमें हो जाता है 5d10। उसका रीजन क्या लिखोगे, तो एक ही रीजन याद रखना है। इसका जो रीजन होता है बच्चों वो होता है फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन यही इसका क्या है, रीजन है, क्योंकि फुली फिल्ड में ही ये अपना कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। इसलिए क्या हो गया बताओ, 5d1 6s1 हो गया। तो याद क्या रखोगे, जब एयू की बात करें तो एयू में क्या है 5d10 है, एजी में क्या है 4d10 है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे पीडी। किसकी करेंगे, पैलेडियम। तो पैलेडियम में क्रिप्टन 4d8 5s2, ये तो हो जाता है गलत। जो पीडी का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है क्रिप्टन 4d10 5s0। इसीलिए जब मैंने आपको पीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था तो वहां मैंने लिखा था n-1 d1 to 10 ns 0 से 2। तो ये जब पैलेडियम को देखोगे ना तब जाकर के ये करेक्ट हो जाता है। तो पैलेडियम का क्या होता है जी, 4d10 5s0। इसके बाद में पीटी देखो, पीटी का मतलब होता है प्लेटिनम। क्या होता है जी, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
ये 5D86S2 नहीं होता। क्या नहीं होता? 5D86S2 नहीं होता, ये होता है 5D96S1। उसकी रीजन क्या है? वही हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा है, ये हाफ फील्ड से ज्यादा है। तो आप एक बात याद रखोगे, जो 5D सीरीज है, 5D सीरीज है, 5D सीरीज में D8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं पाया जाता है। ये सारे एक्सेप्शंस हैं। क्या है जी? एक्सेप्शंस। इसलिए याद रखना है 5D8 नहीं पाया जाता है। इसके बाद में देखो जिंक, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट ओनली ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही क्यों हैं बताओ? देखो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो आप, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 18 तो आर्गन का हो गया 3D10 4s2। CD का देखोगे तो 4D10 5s2। Hg का देखोगे 4f14 5D10 6s2। जब आप इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जिंक जाता है जिंक +2 में, इसमें जाता है जिंक +2 में, तो वहां 3D10 कंप्लीट है इसका। कैडमियम जाता है कैडमियम +2 में, तो यहाँ 4D10 कंप्लीट है इसका। और यदि अपन Hg की बात करेंगे तो Hg जाता है 5D10 में, तो ये भी क्या है? कंप्लीट है। अपने को D ही कंप्लीट चाहिए, और जब D कंप्लीट हो जाता है तो उसमें अपन को समझ में आता है कि ये D ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो वही होंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D1 to 9 होगा, और जिसका भी D10 हो जाएगा ना, D10 वाले D ब्लॉक के एलिमेंट्स तो रहेंगे लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं रखेंगे। तो बोलो क्या आ गया इसका? 3D10 4s0 4D10 5s0 4f14 5D10 6s0। ये इसका क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर +2। तो देखो सबसे पहले आप याद रखो, कॉपर, कॉपर होता है 29 पर, ये होता है आर्गन 3D10 4s1, ये होगा। अब देखो देखो होना चाहिए था क्या? 3D9 4s2, लेकिन अगर बात करेंगे तो ये हो गया फुली फिल्ड। क्या हो गया? फुली फिल्ड। अब काफी बच्चे बोलते भी हैं कि सर कॉपर होता है ना, कॉपर का 3D10 होता है, तो इसे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं अपन? तो उसका रीजन है क्योंकि जब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है ना, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हो जाता है 3D9। तो देखो अब इसने कॉपर +2 का पूछा है मेरे को। कॉपर +2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर दिया। कॉपर +2, कॉपर +2 में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आर्गन ये हो गया 3D9 और 4s0। ये कन्फ्यूजन जिसमें देखेगा वही आंसर हो जाएगा। आर्गन 4s1 ये गलत हो गया। आर्गन 4s0 3D9, आर्गन 4s2 3D7 4s0 3D8, तो इसमें चला जाएगा बी आंसर। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब देखो काफी बार जब लिखते हैं ना अपन तो इसको 4s को इधर भी लिख देते हैं, क्योंकि इनका जो 4s और जो 3D है इनका एनर्जी डिफरेंस सिमिलर होता है। एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? सिमिलर होता है, सिमिलर। इसलिए काफी बार अपन इनको आगे पीछे भी लिख देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन भरने की स्थिति आती है ना, तो इलेक्ट्रॉन पहले अपन एस में ही भरते हैं और एस से बाहर निकाल देते हैं। आगे बात समझ में? तो यहां तक अपन ने, अब मैं देखो 3D सीरीज की बात करने वाला हूं। किसकी बात करेंगे अपन? 3D सीरीज की। देखो 3D सीरीज सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट अपने लिए वही है 3D सीरीज। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं 3D सीरीज की। 3D सीरीज सबसे पहले 3D सीरीज को अपन सीख लेंगे, उसके बाद में अपने को सारी बातें याद आ जाएंगी। तो देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यदि मैं इसकी ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक होती है S
टी बी क्रो मत 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 फेंको 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 नी ओ जी। इसकी जो ट्रिक होती है ये होती है इस टीवी क्रो मत फेंको निकू जी। ये 3D सीरीज है। कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज स्कैंडियम। अब सबसे पहले आप समझो एनर्जी का इंक्रीज मॉडल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 4d10। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन गिनोगे आप कैसे? तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 10। अगर मैं बात करूं तो 2 2 4 6 10 6 और 2 8 और 2 10 और 10 अर्थात 30 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ये टोटल। जब 3D सीरीज कंप्लीट होगी ना तो वहां जाकर के 30 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखो यदि मैं बात करूं 3p6 तक 3p6 तक बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है ये होता है आर्गन का। किसका होता है? आर्गन का। तो अपन यहां सीधा ही लिखते हैं। देखो आर्गन 3d1 4s2 पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा उसके बाद 3d में जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। 21 से 30 तक कौन सी सीरीज होती है? 3D सीरीज होती है। आगे बात समझ में। अब देखो इसका कंफ्यूजन हो गया आर्गन 3d1 4s2। यदि मैं टाइटेनियम की बात करूं टाइटेनियम होता है 3d2 4s2। वेनेडियम की आर्गन 3d3 4s2। क्रोमियम क्रोमियम होता है आर्गन 3d5 4s1। अभी समझा दिया आपको। इसका रीजन है हाफ फिल्ड। क्या है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद में मैग्नीज मैग्नीज होता है आर्गन 3d5 4s2। ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है +7 3D सीरीज में। आगे बात समझ में। इसके बाद में आयरन आयरन की बात करेंगे तो आर्गन 3d6 4s2। कोबाल्ट की बात करेंगे तो आर्गन 3d7 4s2। निकल की बात करूंगा तो आर्गन 3d8 4s2। कॉपर की बात करेंगे तो आर्गन 3d10 4s1। जिंक की बात करूंगा तो आर्गन 3d10 4s2। ये इनके क्या हो गए? सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए हैं। सबसे पहले ट्रिक की बात करी इस टीवी को मत फेंको निकू जी। इसके बाद में 18 तक आर्गन आता है तो आर्गन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d1 3d2 3d3 3d5 3d5 3d6 3d7 3d8 3d10 और 3d10। तो आपको दो ही कॉन्फ़िगरेशन इसमें पूछे जाते हैं। एक तो कॉपर का और एक पूछा जाता है क्रोमियम का। उसका रीजन है ये तो है हाफ फिल्ड और ये है फुली फिल्ड। इसलिए जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल फुली फिल्ड उसके बाद में हाफ फिल्ड। इस तरीके से यदि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है मैग्नीज +7। लेकिन यदि सभी क्या है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं जिसमें जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के हिसाब से ये क्या दर्शाते हैं सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है +3। इसलिए याद रखेंगे यदि मैं बात करूं स्कैंडियम की इसकी बात करें स्कैंडियम ओनली ऑन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये। इसलिए याद रख लेना। आपको पूछता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ओनली ऑन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है तो वो है स्कैंडियम। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दर्शाता है बताओ जी? तो मैग्नीज दर्शाता है। आगे बात समझ में।
तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक। कल अपन स्टार्ट करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो किस तरीके की वीडियो लगी आपको कमेंट करके जरूर बता दें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।